सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद में एक धरना लगा हुआ है और जमात इस्लामी इसको लीड कर रही है। अब 3 दिन हो चुके हैं। आज सुना है कि कुछ नुकात हैं जो सामने रखे गए हैं जमात इस्लामी की तरफ से, और ये सारा का सारा मामला जो है ये IPPs का है और बिजली का है, महंगाई का है। तो जो नुकात रखे गए हैं 3-4 पहले उस पर बात कर लेते हैं, और फिर ये IPPs क्या बला है, इसका हमें क्या नुकसान है, इस नुकसान को भरते भरते पाकिस्तानियों की कमर टूट गई है, इस पर भी बात करेंगे। 2 एनर्जी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर सी बात है हम अवामी गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको और मुझे भी समझ आ सके कि आखिर ये हम किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, किन को दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। ये किस्सा तो 1980 में शुरू हुआ था, उसके बाद 1986 में पहला पावर प्लांट लगा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, और उसके बाद से 2024 तक हमने कोई भी जो है इनका ऑडिट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। बस अल्लाह तवक्कल पे इनको अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि आधे से ज़्यादा बंद है, आधों की कैपेसिटी नहीं है, आधे पता नहीं किसके हैं। बहुत सारे इसमें पावरफुल नाम भी हैं, ज़ाहिर है उन लोगों के भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, सियासी कम्युनिटी से भी उनका ताल्लुक है। जमात इस्लामी ये कह रही है 10 नुकात में से कि 50% रियायत दी जाए उन लोगों को जो 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को। ये एक पहला नुक्ता है। पेट्रोलियम की लेवी ख़त्म की जाए जो पेट्रोलियम की मसनूआत पे लगाई गई है, और उसके अलावा जो अशिया खुर्द फरोश हैं उनका 70% उनमें कमी की जाए, 70%, उसके 20%। उसके बाद ये कहा गया है कि IPPs के हवाले से भी बात की गई है, और ये कहा है कि इनके साथ किए गए तमाम मुआहिदों का अज खुद नोटिस लिया जाए और इनका एक्सटर्नल ऑडिट भी कराया जाए। मजमूई तौर पर फिलहाल ये नुकात है। अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें मोहम्मद आरिफ साहब ने ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट है, फॉर्मर मेंबर ऑफ द ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी। अनिल मुमताज़ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनिल मुमताज़ साहब गुफ्तगू आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे ये बताइएगा कि ये IPPs के ऊपर क्या मतलब है, किसी ने कोई नज़र नहीं रखी? अगर ये पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट में एनर्जी मिनिस्टर की इसके ऊपर तबसरा ना करते, कुछ बोलते ना, तो बस ये यूं ही चलता मसला क्या है, हो क्या रहा है, आखिर कौन है इनके पीछे, किसको इतना पैसा दिया जा रहा है, और क्या ये पाकिस्तान की ज़रूरत है भी है या हमारी कमर तोड़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो IPPs हैं जी, ये हमारे एक स्टेट कहते हैं ना, स्टेट के अंदर जो एहलकार हैं और वो जो बैक में चल रहे होते हैं, जिसको आप ताकतवर कहते हैं या आप कुछ आप कहते हैं कि वो पूरा पाकिस्तान का निज़ाम चला रहे होते हैं, ये वो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं दर पर्दा। कौन लोग हैं वो? ये रियासती एहलकार इसको कहते हैं। आप उसको कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, फौज को नहीं कहा जाता, वो मुझे पता है, पाकिस्तानियों को नहीं पता, ये बता दें। वैसे बात ये एस्टेब्लिशमेंट जो होती है एक मिक्सअप होता है ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी के अंदर फौज आती है। ये पूरे ब्यूरोक्रेसी एक निज़ाम है, पूरा एक अलग है। उसके साथ सियासतदान होते हैं, उसके साथ बिजनेसमैन होते हैं, और ये पूरा एक मैनेजमेंट चल रही होती है। तो इसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। और इसकी आप तारीफ़ अगर आप देखेंगे ना, नेट के ऊपर जाएंगे तो बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट की क्या तारीफ़ है, तो वो आपको बताएंगे कि वो पावरफुल एलीट जो आइन से मावरा होके निज़ाम चला रहे होते हैं, निज़ाम पे काबिज हैं, जलानी में काबिज हैं उस पर, ठीक है, ये वो लोग चला रहे हैं। उनके नाम कहीं पे भी नहीं है। और ये जितने भी IPPs हैं, ये तो मैंने बाकायदा FIA के अंदर दिया हुआ भी है, 2 का तो दिया हुआ भी है, के इलेक्ट्रिक का भी दिया हुआ है, कि ये जो है ये सब डमी है। डमी जो इनके जो मालकान तो नहीं होते, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो जो इनके शेयर होल्डर जितने भी आपको नजर आएंगे वो सारे के सारे डमी हैं, उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, इसमें आपको मैं कभी नए इंकशाफ करता चलूं। अभी कल मतलब एक हफ्ते पहले ही मुझसे ना एक FIA वाले ना एक क्वेश्चन किया मुझसे जी
तो उसमें बात चली तो क्योंकि वो मैंने वो जो वॉल्यूम दिया हुआ था 74 था, उसके बहस चली तो कहने लगा कि यार ये IPPs जो है ना, और जितने भी उठा के देखो ये टेक्सटाइल सेक्टर के उसके मुझे मालकान है। हाँ जी, ठीक है, बड़े बड़े नाम है, सारे के सारे टेक्सटाइल मालकान है। तरीन ग्रुप है, मंशा ग्रुप है, सारे ये सब टेक्सटाइल वाले हैं। और आपको मैं एक और इंकशाफ कर दूं जो कि मैंने खुद डॉक्यूमेंट अपनी आंखों से देखा हुआ है अपने केस के अंदर कि इलेक्ट्रिक बी टेक्सटाइल मिल के ओनर ने खरीदी हुई है। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वो केस चल रहा है इस वक्त, इंक्वायरी में। ठीक। और अच्छा, IPPs आपको बताए जाते हैं, आपको कितने बताए जाते हैं? आपने कितनी आपकी फिगर आई आपके पास? मेरे पास कंप्लीट फिगर 101 की है जी। 101 IPPs में 3 प्लांट्स हैं और 0 सलाहियत पर चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, IPPs 101 नहीं है, अच्छा, 323 हैं। 300 जी। अच्छा, और ये उसकी तफसीलात ये सारी मेरे सामने। और ये किस किस के हैं, मतलब ऐसे है सब जो है ना, सब डमी हैं, इनके सारे मालकान डमी हैं। लेकिन आप जब उठा के जाओगे कागजों पे देखोगे तो वो आपको बिल्कुल आपको फ्रेश नजर आएंगे। नहीं, वो आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, व्हाइट कॉलर क्राइम, बिल्कुल। अभी जब मैंने इसका एक जगह पे मैंने इंकशाफ किया जब 323 का, तो अब इन्होंने ना सिंध वाले का जो है ना वेबसाइट के ऊपर से हटा दिया। अच्छा, तो इस वक्त टोटल जो सामने नजर आ रहे हैं 232 नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके पास तो ऑब्वियस डॉक्यूमेंट है ना? हाँ, वो 323। अच्छा, इन शॉर्ट आवाम को बताएं कि भाई ये IPPs का मसला क्या है? ये इनको जो इतने पैसे दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, और ये करते क्या हैं? बिजली तो हमें देते नहीं है, तो करते क्या है आखिर? ये सबसे बड़ी जो इसके अंदर जो फ्लॉ है और सबसे जो मुल्की मफाद के खिलाफ जो काम है वो मुआहदे हैं। अच्छा, देखिए मैडम, यहाँ पे आप ये जो है ना एक बिजनेस चला रहे हैं ना जी, बिल्कुल ठीक है। आपके साथ को मुआहदा किया हुकूमत पाकिस्तान ने कि आपको जो है ना सारी सॉवरेन गारंटी दी जाए? अच्छा भाई, आपको गारंटी दी गई है या मुझे गारंटी दी है या आपको बहैसियत शहरी आपको गारंटीज दी हुई है? जो दी हुई है वो भी नहीं पूरी फुलफिल कर रहे हैं। मुआहदे आपने क्यों किए? पहले तो नहीं, किस मतलब क्या मतलब? अब मुआहदे अवाम ये पूछना चाह रही है, शॉर्ट बता देना कि क्या मुआहदे, मतलब भाई आपने उनको गारंटियां क्यों दी हैं कि आपकी पूरी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, हाँ? जो 20% है, सिर्फ 20 से 30 या 40% है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मैंने खुद देखे में वो जो एग्रीमेंट है, हाँ, FIA के अंदर देखे में वो सारे इनकी सिर्फ 30 या 40% इनकी हैं, बाकी इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिए हुए लोन। वर्ल्ड बैंक इनको क्यों दे रहा है IPPs को? अच्छा, 94 वालों के सबको वर्ल्ड बैंक ने वो लोन दिया। ठीक है सर, मैं इस तरह मोहम्मद आरिफ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगी, काफी देर से इंतजार करें। मोहम्मद आरिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुझे अवाम जो जानना चाहती है ना, देखिए सीधी और सिंपल बात अवाम को बताएं, ये किसके हैं, कौन इनके साथ मुआहदे कर रहा है और ये करते क्या हैं? मतलब ये इतने एक्स्ट्रा जो इनको अरबों खरबों रुपए दिए जा रहे हैं, फिर 19 में दिए, फिर 18 में दिए, फिर 21 में दिए, फिर खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आ गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आगे फौरन घुटने टेक दिए, तो ये क्या कर रहे हैं? मतलब किस चीज के पैसे दे रहे हैं हम इनको इतने? शुक्रिया यास्मीन, मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट व्यू लूंगा। वो डिफरेंट व्यू ये है कि रियल प्रॉब्लम हमारा ये जो कैपेसिटी चार्जेस का है या हाई टैरिफ का है इलेक्ट्रिसिटी का, रियल प्रॉब्लम फेल्यूर ऑफ आवर मैनेजर्स एंड ब्यूरोक्रेसी है। देखिए, टेबल की 2 साइड होती हैं, एक साइड पे इन्वेस्टर्स हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पूरी पब्लिक को जिन्होंने प्लेज किया हुआ इन एग्रीमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो मैं सारी की सारी जिम्मेदारी साइड पे इसलिए डालता हूं कि अगर ये ऑनेस्ट और ये अपने सिटीजन्स के लिए इनका कोई दर्द होता तो ये बिल्कुल इस तरह से चीजें जो है ना बहुत बेहतर मैनेज होती। हमें एक चीज ज़हन में रखने की जरूरत है कि देखिए, हमें इन मुआहदों की या इन्वेस्टमेंट की जनरेशन के अंदर जरूरत थी। अच्छा, मैं कोई नंबर कोट इसलिए नहीं कर रहा कि देयर आर मैनी इश्यूज। वो इशू क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें आज की डेट में या आज से पहले या एक एवरेज जो कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की है वो बहुत कम है कंपेयर टू जनरेशन कैपेसिटी जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके जिनके कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। तो वो एक सेपरेट डिबेट है, बट जनरल स्टेटमेंट ये है कि हमें बिजली के मायदों की जरूरत तो थी। अब वो मायदे किस टर्म पे, दैट इज द रियल क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं बिल्कुल अनिल मुमताज साहब से बिल्कुल एग्री इस चीज से करता हूँ कि उसको एस्टेब्लिशमेंट कहें या ब्यूरोक्रेसी कहें या इलेक्ट्रिसिटी के मैनेजर्स कहें, क्लियर फेल्यूर का है। ठीक है, वो फेल्यूर क्या है
कि आपने जो इनकी कैपिटल कास्ट है, जो ऑपरेटिंग कास्ट है, जो इनकी जिसको कहते हैं ना माल एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए भी ये इनके बहुत से इन एक्शंस हैं जिनकी वजह से पब्लिक को कास्ट पास ऑन कर लेते हैं आंखें बंद करके। सर मुझे एक बात बताइएगा, मैं बड़ी मैं आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मुझे खाली ये बताइएगा कि ये कैपेसिटी सरचार्ज क्या है, क्या चीज है ये? अवाम जानना चाहती है क्या है। देखिए, कैपेसिटी ये होती है कि अगर आपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे जिसमें कैपिटल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेंस के लिए आपको एक गारंटी देनी होती है कि मिनिमम आपको इतनी कैश फ्लो रहेगी। ये बिल्कुल ठीक फरमाया अनिल साहब ने कि जी वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया या बाकी कमर्शियल बैंक्स ने लोन दिया, ये जितने प्रोजेक्ट लगे जरूर लोन इन्वॉल्व होगा, लेकिन उस लोन की जिसने भी लगाए हैं उनको रीपेमेंट भी करनी होती है। तो ये जो कैपेसिटी पेमेंट है, इसका कंसेप्ट कुछ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है, लेकिन बहुत केयरफुली वो नेगोशिएट करते हैं। नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन पूरी दुनिया में ये तो नहीं होता होगा ना कि हासिल की गई मालूमात के मुताबिक जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 के दौरान हर माह आईपीपीस को 150 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। आईपीपीस को 3 माह में 450 अरब रुपए मिले। 4 पावर प्लांट्स ने 1 यूनिट भी बिजली नहीं बनाई, मगर उन्होंने 1000 करोड़ रुपए अदा किए गए। मैं ये सारी जो आपने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया, इसमें मैं बिल्कुल इस चीज को चैलेंज नहीं, मैं ये कर रहा हूं कि जिम्मेदारी किसकी थी इस चीज को ओवरसी करने की, मैं उस तरफ की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपने कहा ये हम एक्सेसिव कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं और बहुत ज्यादा दे रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज 1 मिनट मुझे दीजिएगा। एग्जाम्पल ये है कि जब एक अमेरिकन कंपनी थी पावर जनरेशन वाली, मैं ओजीडीसी में था और ओजीडीसी की मैनेजमेंट के खिलाफ उसने लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लेम कर दिया। ये पावर जनरेशन कंपनी थी, आई एम जस्ट अवॉइडिंग द नेम। अच्छा, उसने क्लेम कर दिया, सिर्फ इट वाज ओनली ड्यू टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ ओजीडीसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हमने उल्टा वो क्लेम बजाय इसके कि उसको कुछ पैसे पे करे, हमने उस पर क्लेम करके 3 अरब रुपया हमने उनसे रिकवर किया कि नहीं ये आपका फेल्यूर है और ये आपको पैसे देने हैं। अब ये चीज सिर्फ मैनेजमेंट में डिपेंड करती है, एग्रीमेंट तो उसी तरह के आइडेंटिकल एग्रीमेंट सारे आईपीपीज के साथ है। तो इसका हल क्या है? जी हल क्या है इसका? बिल्कुल जबरदस्त। इसका हल सिंपल ये है कि सबसे पहले ये जितने इलेक्ट्रिसिटी के मैनेजर्स हैं इसमें तलाश कर करके देखें कि ऑनेस्ट, बोल्ड और वो लोग जो कॉम्पिटेंट हैं, जो इस बिजनेस को जानते हैं और ऑनेस्ट है और फियरलेस हैं, उनको लगाएं जॉब पे और उनको कहें कि यू हैव टू बेसिकली करेक्ट दिस ऑल मैस। ये मैस क्रिएट हुआ है। मैं बिल्कुल बड़े दुख से मैं भी समझता हूँ कि अवाम के ऊपर अननेसेसरी बोझ डाला जा रहा है ब्लाइंडली। वो बोझ जिसमें टैक्सेस की शक्ल में है, टैक्सेस बहुत कम करने चाहिए। फौरी तौर पे आपकी जो कैपेसिटी का जो चार्जेस है उसको फौरी तौर पे बैलेंस आउट करने के लिए एक दिन में इसका सोल्यूशन है कि कंजम्पशन साइड पे आप इंडस्ट्री को सब्सिडी दें इनकी मेंटल टैरिफ के ऊपर या इनकी मेंटल यूनिट जो यूज करें ताकि इंडस्ट्री भी चल पड़े और बिजली की कीमत को कम कर सकते हैं। ऑलरेडी ले रही है सब्सिडाइज्ड बिजली। नहीं मैडम नहीं, हमारी इंडस्ट्री की इतनी ज्यादा कास्ट है, वो कास्ट कहीं पे एक तरफ से सब्सिडाइज हो रही है, दूसरी तरफ वो कास्ट डाली जा रही है। वो सब्सिडी नहीं है, वो क्रॉस सब्सिडी है। तो सोलर लगाएं, बात ये है सोलर लगाएं एनर्जी, सोलर प्लांट्स की तरफ जाएं। अच्छा, अब मैं गुजारिश ये करना है कि इवन वही ना हमारे एनर्जी मैनेजर्स जो है वो सोलर को भी डिस्करेज कर रहे हैं। एक तरफ तो नेट जीरो का हमारी एप्लीकेशन है इंटरनेशनल कि हमने क्लीन एनर्जी पैदा करनी है। मैं आपको बताती हूँ ना क्यों जीरो कर रहे हैं, क्यों सोलर के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा कोल का प्रोजेक्ट है। मैं 20 साल की सहाफत से सुन रही हूँ इस हुकूमत से, आज शुरू होगा, कल शुरू होगा, काम शुरू हो गया, यूं हो गया, वो हो गया। भाई ये सारे के सारे बदमाश बने हुए ना। अगर कोल जनरेशन करेगी, अगर सोलर जनरेशन करेगी, हम क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे तो इनको अरबों रुपए कहां से मिलेंगे। अब अनिल मुमताज साहब, यही एक रीजन है कि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अपनी, भाई आप नहीं दे सकते ना बिजली, ना दें, आप बोले जी सोलर से अपनी बिजली जनरेट करो ताकि हुकूमत पाकिस्तान का कुछ तो भत्ता बैठने से बचे। मैडम अब आपको बिल्कुल सही। जी फरमाइएगा। अच्छा मैडम, अब मैं तो आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूं। आपने आवाम का जिक्र किया ना, अब मैं आवाम को सिंपल तरीके से बताता हूं। आपकी टोटल जनरेशन जो इस वक्त लाइसेंस जारी हो चुके हैं नेपरा की जानिब से,
48,000 मेगावाट की हैं पूरे पाकिस्तान में। अब ये बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेस है असली। ट्रांसमिशन की इस्तिताअत जो है हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर, ट्रांसमिशन लाइन, उस जो जनरेशन होती है उसको ट्रांसमिट करने की, उसका मैं सब ट्रांसमिशन नहीं बता रहा हूँ, मेन ट्रांसमिशन लाइन जो है उसकी इस्तिताअत जो है, उसकी कैपेसिटी की इस्तिताअत जो है वो 26,000 मेगावाट है। क्या 48,000 मेगावाट 26,000 मेगावाट से निकल सकता है? पहली बात। अच्छा, हमारे यहाँ लोड जो सैंक्शन कर दिया डिस्कोज ने, इंक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक समेत और बैरिया टाउन समेत, ये डिस्कोज हैं, ये भी दोनों डिस्कोज हैं, 1,02,448 मेगावाट, और मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा। इस पे पुलिस ने मेरे से बयान ले चुकी हैं, FIA मुझे बिठा के इंक्वायरी कर रही है, लेकिन उसके ऊपर सही तरह काम नहीं कर रहे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। जाहिर सी बात है। ठीक है, पुलिस में, और पुलिस का बताऊं कौन सी पुलिस थी? के इलेक्ट्रिक थाने की पुलिस ने मुझसे बयान लिया है। और अच्छा अनिल मुमताज साहब, क्योंकि वी हैव टू रैप अप दिस सेगमेंट क्विकली एंड इंशाल्लाह यू नो दैट बोल और की ट्रांसमिशन जो है इस पे जारी रहेगी। आई मीन लाइक वक्तन फवक्तन हम आपको बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है और इसका हल क्या है। 1 मिनट में रैप अप जनाब, इसका हल देखिए, मैं आपको बता एक जरा सा थोड़ा सा मैं एक और चीज बताऊं। एक BQPS 2 प्लांट है के इलेक्ट्रिक का, अभी जून के, अच्छा जून के अंदर जो है ना टोटल जो है ना जो इस्तिताअत पे चला है ना जून के अंदर, अभी 24 इसका पिटीशनें आई है, मैंने इसका ये सामने कॉपी रखी हुई है। टोटल 20,745 मेगावाट पे आपकी मशीनें चली हैं। ठीक है, आपकी कैपेसिटी जो है वो 48,000 मेगावाट है। 1,02,000 मेगावाट को आपने कैसे अकोमोडेट किया? 20,000 चली है के इलेक्ट्रिक समेत। ठीक सर, तो ये आपने कैसे अकोमोडेट किया? फिर के इलेक्ट्रिक की इसमें सारा कुछ बोगस है। इसमें जो वो कह रहे थे ना कि वो जो एनर्जी ऑडिट, एनर्जी फिजिकल ऑडिट, फोरेंसिक नहीं होता, वो फिजिकल ऑडिट होता है, और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को ये कागज दिए ही नहीं जा रहे, और सारे मेरे केसेस में 4 दफा ऑडिटर जनरल आप ये कह रहे हैं कि इसका एक फिजिकल ऑडिट किया, फिजिकल ऑडिट हो और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सेगमेंट में था मोहम्मद मदारिफ साहब ने और अनिल मुमताज साहब ने। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, और उसके बाद देखते हैं कि जमाते इस्लामी का धरना और हुकूमत पाकिस्तान की बातचीत कहां तक पहुंची है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शिरज़ा मनसब अली खान साहिबा ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और मेंबर कौमी असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि एक तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन क्या करें, पिछले 10 साल से मुल्क में सिवाय धरनों के मैंने तो खैर कुछ नहीं देखा, लेकिन ये एक और धरना आ गया है। अब इसमें एक अवामी रद्द अमल भी शामिल है, क्योंकि आपको पता है महंगाई है, बिजली के बिल हैं, IPPs के मसले चल रहे हैं। जमाते इस्लामी से होने वाली अब तक के जो मुज़ाकरात मंजर आम पर रहे हैं, उसमें आज जो आपकी पार्टी की मुलाकात हुई है सीनियर मेंबर्स की, आप क्या कोई ब्रेक थ्रू देख रही हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे दावत देने का। मोस्ट वेलकम मैम। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना एक जमहूरियत में हर एक का हक होता है और इसको तो रोका नहीं जा सकता। आज जो जमात इस्लामी ने जिस मौजू पे बात की है या जो उन्होंने एहतजाज अपना किया, ये एक ऐसा मसला है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जो महंगाई है या बिजली का सार्फिन के लिए इस वक्त मुश्किलात हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जो हमने इनहेरिट की, लेकिन हमारी तरफ से जो कमेटी ने आज जाके उनसे बातचीत की, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, बड़े खुश गवार माहौल में बातचीत हुई और उससे काफ़ी ब्रेक नज़र आया। और कल उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी की जगह पे 2 बजे के बाद, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा है कि दूसरी नशिस्त होगी और उसमें काफ़ी चीज़ें तय पा जाएंगी, क्योंकि जो वो कह रहे हैं, जो IPPs का मसला है, आपको पता है कि मुख्तलिफ अदवार में ये मुआहदे हुए और ये उस वक्त ये मुआहदे हुए जिस वक्त के लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुल्क में बिजली का बहरान था और उस वक्त के मुआहदे हुए। मुझे एक सेकंड, जी मैम मुझे एक सेकंड दीजिएगा, आई विल कम बैक टू यू। हमारे साथ इस वक्त लियाकत साहब जो है नायब अमीर जमाते इस्लामी, वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त निकालने का। शुक्रिया आपका। नहीं आपका शुक्रिया, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ हैं, जलसे पे मौजूद हैं। इस वक्त भी हम धरने में मौजूद हैं और स्टेज पे इस वक्त। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल जी मुझे बहुत काफी सारी आवाजें आ रही है पीछे से। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी तक क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, क्या बातचीत हुई है, जो आपने नुकात रखे थे उस पर क्या मौक़िफ़ आया है?
उससे ये है ना कि जमात का धरना तो जारी है जी, और हुकूमत ने अपनी जो भी रुकावटें पैदा कर सकती थी उसके बावजूद भी हम पुरअमन रहे और इसी तरह हमने अपने इस पूरे धरने का आगाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, लोग इसमें मुसलसल कर रहे हैं, दिन रात मौजूद हैं। अब हुकूमत ने खुद राब्ता किया था और उन्होंने कहा कि भाई हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कमेटी आई, हाफिज नईम रहमान साहब को उन्होंने दावत दी जी, और इसके लिए फिर हमारी भी आज सुबह एक कमेटी डिक्लेयर कर दी गई मेरी सरबराही में और आज हमारी मीटिंग हुई है जी, उसमें कमेटी के वज़रा भी मौजूद थे और इस्लामी लोग भी मौजूद थे और हमने इन चीज़ों को फोकस किया कि भी इस वक्त जो बिजली वो नवा है लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त और सफेद और गरीब तबका गया है। पेट्रोल की जो मसरूफात है जी, वो जो आपके 10 नुकात थे लियाकत बलोच साहब, वो तो मैंने पढ़ दिए, लेकिन आपको हुकूमत तो मीडिया ने खुद बना दिए हैं जी। हमारे जो अहम इश्यूज हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। मैं उसी पे इसी तरह IPPs का मामला है, इसी तरह निजी और सरकारी जो तनख्वाहदार तबका है उनका मामला है, खुद ये जो मुफ्त पूरी है बिजली, गैस, पेट्रोल, गाड़ियों की हमने बात की है और इसी तरह IPPs का भी पूरा हमने तजज़िया पेश किया कि भी ये एक गलत बयानी की जाती है कि इंटरनेशनल कोई कमिटमेंट है। ठीक, 52% तो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी जिम्मेदार है और एक हिस्सा पैक के साथ चाइना के साथ है। बहरहाल हमारी मीटिंग जो है कि वो तो मुस्बत तरीके से आगे बढ़ी। अब उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी के जिसमें एनर्जी सेक्रेटरी, इसमें प्लानिंग और FBR और दीगर अफराद को शामिल किया। अच्छा लियाकत बलोच साहब, एक बात तक हम इस पे वर्किंग कर लेंगे, फिर राब्ता करेंगे। ठीक है, तो अब आपको जाहिर से इसकी 2, 3, 4, 5 नशिस्तें होंगी, लेकिन जब तक ये नशिस्तें चलती रहेंगी और किसी मुकम्मल मुआहदे पर या किसी ऐसी नुक्ते पे नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका ये धरना जारी रहेगा या ऐसा भी हो सकता है कि धरना खत्म कर दिया जाए और बातचीत जारी रहे? देखिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये धरना महज कोई हमारी अपनी एजेंडा नहीं है कि या हमारी कोई इस तरह कोई शौक नहीं जुड़ा है जी। हकीकत ये है कि भी हमारा मुल्क का जो माशरती समाजी फैब्रिक है वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। मुल्क के अंदर अनारकी बढ़ती चली जा रही है, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ये जो हम देखते रहते हैं कि अफ्रीकी ममालिक में में आज़ाद कश्मीर में किस तरीके से, तो ये जमात इस्लामी तो मुनज़्ज़म जमात है। हाफिज नईम रहमान साहब ने अवामी मसाइल की हाथ रखा है। नहीं, मतलब ये कि जब तक इस पे कोई कॉन्क्रीट बात नहीं होती तो धरना जारी रहेगा ना? ये अपना धरना समझ रही है, धरना जारी रहेगा जब तक आपको कोई कॉन्क्रीट बात सामने नजर नहीं आती। इंशाल्लाह धरना यहाँ भी जारी रहेगा, पूरे मुल्क में भी होगा। ठीक, और हम अच्छा लियाकत बलोच साहब, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आप स्टेज पे और जाहिर सी बात है बिजी भी हैं, पीछे काफी नॉइज भी है, मुझे खाली एक ये बात बता दीजिएगा, ये जो तहरीके इंसाफ ने कहा है कि हम भी आपका साथ देंगे और आपके साथ इस धरने में शामिल होंगे, इस हवाले से कोई बातचीत हुई है आपकी तहरीके इंसाफ के लोगों से? राब्ते तो जी भी रास्ते किए हैं, हम तो ज़ाहिर है वेलकम करेंगे, कुछ भी आए ये मसला है इसके अंदर आके कोई इनपुट खैर मकदम करेंगे। ठीक, लेकिन जाहिर है पार्टियों के लिए इस तरीके से आना नामुमकिन भी हो। अगर हमारे इश्यूज के साथ इत्तेफाक है, हमारे धरने के मकासद के साथ इत्तेफाक है, एहतजाज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये तो आगे बढ़े और अवाम के जज्बात की तर्जमानी करें। ठीक, जमात इस्लामी ने तो अवाम के मसाइल पर ही बात करनी है, धरने को ऑर्गेनाइज किया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नायब अमीर जमात इस्लामी रहे थे, वो ऑब्वियसली बिजी हैं। डॉक्टर शिरज साहिबा, मैंने इसलिए उनका मौक़िफ़ लेना मुनासिब समझा कि मैंने कहा आप यहाँ मौजूद हैं तो पता चल जाए कि धरने में क्या हो रहा है। आपको भी यकीनन उनकी बातचीत तो समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट ये आता है कि इस वक्त में जब हम एक तरफ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ दहशतगर्दी हो रही है, एक तरफ आपको पता है, और एक तरफ डिजिटल दहशतगर्दी भी हो रही है ना,
मतलब एक मखसूस तरीके से एक बिल्कुल मुहिम चलाकर वो दुश्मनी साबित की जा रही है अफवाज पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली, और दीगर लोगों से भी। मतलब जिसका भी मौक़िफ़ पसंद ना आए बस उसके किरदार कुशी करने में कोई कबाहत नहीं रहनी चाहिए, उसको ऊपर से लेके नीचे तक जलील करना, एक सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स एंड कता कलामी माफ में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस मौके पे अगर पीटीआई भी इनके साथ शामिल हो जाती है तो फिर हुकूमत कितना प्रेशर सस्टेन कर सकेगी? देखिए, इस वक्त हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि पीसफुल एहतजाज जारी है, उनके साथ हमारी बातचीत जारी है, हम मुज़ाकरात में हमेशा यकीन रखते हैं। तमाम सियासी कुव्वतें जमहूरियत में जो यकीन रखती हैं वो मुज़ाकरात में भी यकीन रखती हैं, लेकिन सियासी पार्टीज़ के साथ। ये नहीं कि जो लोग पहले ही अपने आप को दिखा चुके हैं, जो ये प्रूव कर चुके हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका एहतजाज पुरअमन नहीं रहता। 9 मई का एक बहुत भयानक वाक़या हमारे सामने है पीटीआई के हवाले से, और उनकी जमात की वीडियोस, उनके लोगों की बातें, उनकी खुद अपने मुंह से ये कई जगह पे मौजूद हैं ये गवाहियां कि वो खुद बता रहे हैं कि हमें फ़लाँ लीडर ने कहा कि यहाँ जाओ। और अब तो पीटीआई के साबका चेयरमैन खुद भी एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं कि मैंने ही सबसे कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो GHQ पे जाके तो वहां पे एहतजाज करना। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो जो बार बार कहते हैं कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, उससे पहले आप ये याद करें कि उनके घर जमान पार्क में कितनी देर से एक धरना, और जिसमें कि जहन साजी हो रही थी, लोगों का उस जगह से आना जाना मुश्किल हो गया था, ट्रैफिक बंद थी, और वहां से किस किस किस्म के धमकी आमेज चीजें आ रही थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को ये हो जाएगा तो हम ऐसे कर देंगे। वो ऑलरेडी हो चुका था, और पेट्रोल बम्स थे उनके पास, लाठियां थी, सोटियां थी, ये सब कुछ लेके वो लोग गए, जलाओ घेराव किया, और उन्होंने हमारी फौज की तंसीबात पे हमले किए। तो इस किस्म की जमात अगर ये कहे कि उन्होंने आके कहीं भी एहतजाज करने, तो उसको इजाज़त नहीं देगी हुकूमत, और ना ही उसको किसी भी और जमात में शामिल होने की भी इजाज़त देगी, क्योंकि उनका माजी इस किस्म का भयानक है। अच्छा, आप जी सॉरी मैम, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ, और ये मैं इसलिए रखना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कल आप ज्वाइन करेंगी मुझे शो में, लेकिन बिकॉज आप बिजी थी तो यू हैव बीन ग्रेशियस इनफ टू आज मुझे वक्त दिया आपने। अच्छा, कल एक बहुत ही सीनियर मेंबर ऑफ तहरीक-ए-इंसाफ शंदाना गुलजार साहिबा मेरे साथ मौजूद थी, और उन्होंने कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं कि जाहिर सी बात है, मतलब मैं ये मेरा एक आई एम बाउंड एज ए जर्नलिस्ट कि जो कुछ नेशनल टेलीविजन पे वो कह रही थी मैं उसका जवाब आपसे ज़रूर लूँ, बिकॉज उसका डायरेक्टली एक इल्ज़ाम आप लोगों पर आ रहा था, और मुझे नहीं पता, वो बार बार मैं उनसे पूछ तो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब मैं आपसे पूछूं। उन्होंने ये कहा कि केपी के अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है और जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, उसके पीछे पीडीएम के लोग मौजूद हैं, और पीडीएम के दौर में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के दौर में यह तय किया गया था कि इंसर्जेंट्स को इन मकाम पे लाके रखा जाएगा और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए धमाके कराए जाएंगे, और उसके साथ साथ केपी के अंदर दहशतगर्दी का भी प्रोग्राम है। देखिए, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही डेंजरस ये बात है जो कि आप बता रही हैं कि आपके प्रोग्राम में की गई। नेशनल टीवी पे बैठ के इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना दूसरी पार्टीज के ऊपर, जमहूरी पार्टीज के ऊपर, मैं समझती हूँ कि बहुत खतरनाक है। और जबकि इनके पास कोई ऐसी बेस नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी के तमाम जो कारकुनान भी हैं और लीडरान भी हैं, उनका ये शेवा है कि उन्होंने आके कोई ना कोई बात कर देनी होती है, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बेसिस के। इन्होंने एक बात सिर्फ आके कर देनी होती है। आप देखें कि इन्होंने जो डिजिटल टेररिज्म है वो कौन सी जमात के ऑफिशियल हैंडल से हो रहा है, जिसपे कि किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। और ना सिर्फ ये, बल्कि इस हद तक ये चले गए कि अपनी फौज के जो सिपा सालार है उनके ऊपर भी बातें हो रही हैं, और उनकी फैमिलीज के ऊपर बातें हो रही हैं, फौज के ऊपर बातें हो रही हैं, इनके ऑफिशियल हैंडल से हो रही हैं। और बाकी बाहर जो इनके ट्रोल्स बैठे हुए हैं वो किस किस किस्म की चीजें करते हैं। इस वक्त जो अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, जो कि एक मुहिम है, जैसे कि डीजी ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, एक मुहिम है दहशतगर्दी को सर से कुचलने के लिए,
और इसमें सारी इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशंस है, लेकिन बिला वजह ये लोग इस ऐसी एक चीज जिसको कि वहां के लोग जाहिर है कहेंगे चाहेंगे, कौन ऐसा चाहेगा इंसान के उसके सूबे में दहशतगर्दी हो। मेरे लिए आप डॉक्टर साहिबा यकीन करें, मेरा कल बहुत उनसे काफी ज्यादा बहस हुई इस बात पर, एंड बिकॉज वो बार बार फिर उन्होंने फिर जाहिर है ऑब्वियसली वो मेरे पे इल्जाम लगाने लग गई कि तुम आप पीडीएम का मौक़िफ़ देंगे। मैंने कहा जी मैं पीडीएम को मौक़िफ़ नहीं दे रही। एक बात मैं आपको सिर्फ और बता दूं कि इनके दौर में हुए कई ऐसे फैसले हैं जो कि आज इस दहशतगर्दी का पेशखेमा बने हुए थे उस वक्त। इन्हीं के दौर में तालिबान को बगैर सरेंडर किए पाकिस्तान में आने की इजाजत दी गई। वो कहती है ये हमारे दौर में नहीं हुआ, इसके मिनट्स मौजूद हैं, जनरल बाजवा, जनरल फैज, और उसके साथ साथ बल्कि मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई क्योंकि जनरल बाजवा तो शायद उस वक्त तक जा ही चुके थे। इन्होंने कहा ये सब कुछ शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर तय हुआ है, ये इनके दौर में हुआ। उसके बाद इनके सदर आरिफ अलवी ने जेल में जो बंद थे दहशतगर्द, उनको बगैर किसी शर्त के उनको रिहा कर दिया, ये भी इन्हीं के दौर में हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये जमात कुछ ऐसा करती है क्योंकि इस तरह के इल्जामात एक दूसरे पे लगाना हमारा शेवा नहीं है। बिल्कुल, ये तो चीजें ऐसी हैं कि इनके पास 10-12 साल से केपी की हुकूमत रही है, और इस दफा हमने ये भी कहा और DGISPR ने भी कहा कि सूबों का भी तो कोई हक बनता है, सूबों का भी कोई तो फर्ज बनता है कि वो भी मिल के वफाक के साथ और अपनी पाक अफवाज के साथ मिलके दहशतगर्दी को खत्म करे। लेकिन वो कहते हैं हमारे सूबे में नहीं होगी, हम सूबे में कोई किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं करने देंगे क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन के नाम पर ये अफरा तफरी फैला के हमें खत्म करना चाहते हैं। देखिए ये अफरा तफरी ये खुद फैलाते हैं, केओस ये खुद फैलाते हैं। इनके आप देखें किस किस किस्म की अभी यूके में जो इन्होंने इकट्ठे होके एक वो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का वो लॉर्ड जो कि नेतन्याहू का बहुत करीबी साथी है, उसके घर इन्होंने या उसकी उसने होस्ट किया जहां पे कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की गई। उसके बाद अमेरिका में आप देखें कि इन्होंने एक करारदाद पेश करवाई और बहुत खुश थे कि जी हमारी तो ऑलमोस्ट यूनानिमस करारदाद, ये उसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये करारदाद पीटीआई के लिए पास की थी, जिन्होंने कि नेतन्याहू जो कि बुचर ऑफ गाजा है वो आया तो उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दी। और ये वही हाउस है जिसने कल के परसों एक पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बिल के पेश किया, उसी हाउस के अंदर इन्होंने ये करारदाद अपने। लेकिन ठीक मैम, आई वुड लाइक टू वाइंड अप। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, आई एम वेरी ग्रेशियस कि आपने इतना मौक़िफ़ दिया। बट मैंने आज रेज किया है ना, काइंडली आप लोग इस चीज़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा, एंड इफ़ यू कैन हैव एन डिबेट इन द असेंबली बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग थिंग टू से ऑन नेशनल टेलीविजन, एंड अनफॉर्चुनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब हो सकते हैं। मेरा फ़र्ज़ है कि इस चीज़ को हाईलाइट करूँ, आप तक पहुँचाऊँ, और सच और हक का फैसला करना बहरहाल अल्लाह पाक की ज़ात का है। मुझे इजाज़त दीजिए, आप फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।